गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। शुरू करें भाई। कंपनी अकाउंट देखो, पहले इसकी कुछ थ्योरी है। इसमें एक दो जो है वो करेक्शन थे, वो आप भी कर लीजिएगा नोट से। वैसे मैं अपडेटेड वाले जो है वो नोट्स आज अभी अपलोड कर दूंगा, तो इनको अगर प्रिंट नहीं लिया तो इनको ले लीजिएगा, या फिर उसके अंदर दो जो है वो चेंज कर दीजिएगा। कंपनीज अकाउंट, इसके अंदर पहला वर्ड है कि कंपनी किससे बना हुआ है, तो दो वर्ड है कम और पनीज। कम का मतलब कि विथ या टुगेदर, और इसका मतलब है कि ब्रेड। तो पहले क्या, लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे, और खाना खाते हुए जो है वो बिजनेस की डिस्कशन करते थे, इस वजह से ये इस तरीके से नाम जो है वो बना है। सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2023 जो है वो पहले यहाँ 210 लिख दिया था मैंने, ये 220 है। 220 के अंदर क्या कर रखा है, कंपनी को डिफाइन कर रखा है। और कंपनी का मतलब उन्होंने क्या लिखा है कि कंपनी मतलब जो इनकॉर्पोरेट हुई है दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, जो पहले के कोई कंपनीज लॉ थे उसके अंदर भी अगर कोई रजिस्टर्ड है तो वो भी कंपनी के डेफिनेशन के अंदर आएगा। अब इसमें जो है सिर्फ ये लिखा है कि भाई कंपनी जो है वो इस एक्ट में जो रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, और पुराने में जो रजिस्टर्ड है वो कंपनी है। तो यहाँ थोड़ा डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा क्लियरिटी दे नहीं रहा है, तो दो ये डेफिनेशन पड़ी जाती है, जस्टिस मार्शल की और जस्टिस एनए की। इसने क्या कहा है, ए कॉर्पोरेशन इज ए आर्टिफिशियल बीइंग। सबसे पहले तो ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कानून की नजरों में रहेगा, दिखेगा नहीं। इनटेंजिबल है, जिसे छू नहीं सकते। और दूसरा जो जस्टिस एनए जो है, उन्होंने कहा आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। यहाँ इसके अपन जो है ये डेफिनेशन के जो सैलिएंट फीचर है उनके बारे में बात कर देते हैं। क्लियर है? जहाँ डाउट आए वहाँ रुकवाते रहिएगा। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है टाबरों, अगर कहीं डाउट आए तो वहाँ आप रुकवाते रहिएगा ना। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या है कि ये तभी आएगा जब कानून के अंदर रजिस्टर्ड होगा, मतलब कि कम्स इन एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। और खत्म भी कानून के हिसाब से ही होता है, अल्टीमेटली कम लॉ के हिसाब से उसे वापस क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। जो नेचुरल पर्सन है जैसे अपन है वैसा नहीं है, इसे बनाया जाएगा कानून के द्वारा। ये जो चिट्ठी होती है ना उस तरीके से आर्टिफिशियल है, रोबोट मूवी के अंदर होता है ना उस तरीके से, इसमें जो है वो लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा ही बनाया जाएगा। जब कानून के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होगा तभी जो वो कंपनी बनेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक अलग जो है वो पहचान रहेगी। इसको जो वो आप किसके साथ देखोगे, पार्टनरशिप के साथ देखोगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। पार्टनरशिप के साथ कैसे, पार्टनरशिप के अंदर क्या जरूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्या भाई? अब में से डेस्कटॉप में कौन कौन देखता है क्लासेज, और मोबाइल में कौन कौन देख रहा है भाई? क्लियर है? वहां पर जो है वो कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर जो कंपलसरी है। सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन मेंबरशिप। एक जो है, मोबाइल टैबलेट
भाई डेस्कटॉप हो तो डेस्कटॉप में ही देखिएगा, ताकि आपको मैसेज करते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से कर पाओ। इसका एक वो बहुत केस भी पढ़ा जाता है कि भाई 7 मेंबर थे, 7 मेंबर गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी जो ब्लास्ट हो गई और उसके बाद में जो वो चले गए, और फिर भी कंपनी जो वो चलती रही, इस तरीके की बातें जो वो कही जाती है। तो इसकी एक अलग पहचान है। समझ आ रही बात? वो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे उसके मेंबर आए चाहे मेंबर नहीं आए, मेंबर जा रहे हैं आ रहे हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बात? भाई मैं भरत सर संदीप सर उस दिन जयपुर जा रहे थे, तो उस वक्त एक ही गाड़ी में थे। हमने कहा कि तीनों साथ में, आज वो जो हाइड्रोजन बम वाला हो गया अगर एग्जाम्पल, और अपन तीनों चले गए तो भी वन एग्जाम जो वो कंटिन्यू रहेगा। इस तरीके का जो है इसकी एक अलग पहचान है। इसके मेंबर अलग है, ये अलग है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कि चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना। इसको बंद करने के लिए कानून ही जो वो आके बंद करेगा। कॉमन सील आज के टाइम में इतना जो है वो काम का नहीं रहा है। पहले के टाइम में कंपनी जो है, कंपनी के भी आप पे जो साइन होते थे वो किसके जरिए होते थे? कॉमन सील के। भाई वो लगवा लो ना, फाइबर कनेक्शन ले लो। कहाँ से देख रहे हो? जयपुर या कहाँ से देख रहे हो आप? सिटी में हो तब तो आप ये लगवा लो, फाइबर वगैरह कुछ ले लो, ताकि आसान हो जाएगा। अभी तो जियो 5G भी फ्री दे रहा है। अच्छा, गांव में है, फिर ठीक है। ठीक है, कॉमन सील पहले के टाइम के अंदर जो, नाउ द यूज ऑफ कॉमन सील हैज बीन मेड। एक सेकंड, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या? भाई इसको एक करेक्ट कर दीजिएगा ना, ये यहाँ पर ऑप्शनल है। ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको एक करेक्ट कर दीजिएगा। अभी जो है वो ऑप्शनल कर दिया है, मैं नोट्स में भी चेंज कर देता हूँ। हाँ भाई, मैं खुद ही पहले जो है वो गांव से ही ले रहा था क्लास, वो वाईफाई वाला, यानी ये कि तो BSNL फाइबर जो है वो अवेलेबल होता है, बाकी तो कुछ होता नहीं। पर उसकी दिक्कत ये है कि वो अपने इच्छा से चलता है, जब उसका मन होता है तब चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। हाँ, और उसमें वो भी है, वो उसका मन पे है, जब उसका चलना होता है तभी चलता है। भाई आएगा, क्या कहते हैं, कोई न कोई तो जुगाड़ आएगा। सैटेलाइट इंटरनेट वगैरह कह रहे हैं, जैसे ही आएगा वैसे ही जो है। मैं तो खुद एक कारावैन ले लूंगा, ताकि घूमते फिरते आराम से पढ़ा पाऊँ। इसको भाई एक जो है ऑप्शनल कर दीजिएगा। एक मिनट, मैं नोट्स में भी कर देता हूँ, ताकि आपको अपडेट हो, उसमें करेक्शन की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, बीच में तो BSNL एक बार तो ठीक ठाक काम करने लग गया, पर फिर वापस जो है वो मैंने लगवाया था शुरुआत के अंदर तो ठीक काम कर रहा था, फिर जो वो जब मन होता बंद कर देते। ऑल सच डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्ड अफिक्स ए कॉमन सील मे नाउ इंस्टेंट ऑफ साइन बाय 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर एंड
कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। पहले जो है वो, हाँ भाई बिल्कुल, सारा कुछ जो है वो तैयार करवा सकते हैं, बस ये एक इंटरनेट वाले प्रॉब्लम के कारण सारा कुछ रोका हुआ है। तो पहले जो है ये क्या था, मैंडेटरी था कॉमन सील, लेकिन आज के टाइम के अंदर जो है ये ऑप्शनल कर दिया गया है। अभी जो है वो आप चाहे तो कॉमन सील लगाए, चाहे तो आप कॉमन सील के बजाय आप क्या कर सकते हो, दो डायरेक्टर के साइन करवा दो, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी से साइन करवा दो। मेन दिक्कत उस नोन में क्या है कि जो जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है ना किसी कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहां पर काम जो है वो अपने आप स्लो हो जाता है। अगर जैसे अपन देखें कि बाहर वाले देश जो है वो ज्यादा डेवलप होने का कारण और इंडिया का कम डेवलप होने का कारण, उसमें एक बेसिक फिलोसॉफी ये भी है कि अपन मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो अपन कहते हैं आत्मा वैसे ही हमारे कर लेंगे आराम से, कोई ऐसा लोड नहीं है। और वो मानते हैं कि नहीं है, जो यही जीवन है, इसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो सारा कुछ इस जीवन में ही करना चाहते हैं, तो जितना मैक्सिमम करना चाहते हैं उतना करते हैं। अपन अपने को लगता है कि अपने साथ गलत हुआ, तो अपने को लगता है कि पीछे वाले जन्म में कुछ जो है वो गड़बड़ कर दी होगी, जिस वजह से इस बार जो भुगत रहे हैं, लेकिन अब कर रहे हैं, धीरे धीरे नहीं होगा तो अगले जन्म में करेंगे, इस तरीके से जो वो चलता है। समझ आ रही बात भाई कॉमन सील की? उसके बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी, पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और उसके बाद में एक एलएलपी और आई थी, अपन ने एलएलपी भी पढ़ा था, वहां पर जो है वो क्या हो जाती है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। ओनरशिप और मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर अलग अलग काम करते हैं। ओनरशिप और मैनेजमेंट कैसे अलग काम करते हैं, देखो, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट को अलग अलग क्यों रखना जरूरी है, क्योंकि शेयर होल्डर जैसे पब्लिक कंपनी है, तो उस केस के अंदर बहुत सारे जो शेयर होल्डर है, अब सारे के सारे जो है वो मैनेजमेंट के पास आके उनको सजेशन देंगे, तो मैनेजमेंट कभी भी काम कर नहीं पाएगा। इस वजह से कहा गया है कंपनी में मैनेजमेंट और शेयर होल्डर का रिलेशन इस तरीके का होना चाहिए जैसे ट्रेन की दो पटरियां, जो कि हमेशा साथ चल रही है, कंटिन्यू साथ चल रही है, लेकिन एक दूसरे से कभी भी टकराए नहीं, इस तरीके से कंटिन्यू साथ चलना चाहिए। ओनर का जो है वो एक अलग काम है, मैनेजमेंट का जो वो एक अलग काम है, ओनर को अलग से राइट दिए जाएंगे। कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी के मालिक कौन है, ऑप्शन वन इक्विटी शेयर होल्डर, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और ऑप्शन सी शेयर होल्डर। उसके बाद में लिखा है भाई नॉट ए सिटीजन, मतलब कि उसको जो एक भारतीय नागरिक के जो अधिकार है वो नहीं मिलेंगे, वो वोट वगैरह नहीं कर सकती कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, किसने कहा भाई इक्विटी शेयर होल्डर? कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं। समझ आ रही बात? अभी आगे अपन शेयर होल्डर के वक्त और पढ़ेंगे। कंपनी के मालिक शेयर होल्डर है, इक्विटी वाले अलग तरीके के हैं, प्रेफरेंस वाले अलग तरीके के। इक्विटी वालों को वोटिंग राइट दिया जाता है, वहां पर उनको फिक्स अमाउंट दिया जाता है, बाकी मालिक जो है वो कौन है, शेयर होल्डर है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, देखो इन जनरली जब कंपनी पढ़ते हैं तो अपन पब्लिक कंपनी जो वो माना जाता है, ठीक है, तो इनके शेयर जो वो ट्रांसफर कर सकते हैं, हालांकि प्राइवेट के अंदर नहीं किया जा सकता। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बाय इन इट्स मेंबर एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच मे हैव सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी, वो जो है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, उनको बुक्स मेंटेन करनी होगी। बुक्स मेंटेन करने का जो है वो कौन सा सेक्शन बोलता है भाई, बुक्स मेंटेन करने के लिए कौन सा सेक्शन जो वो बोलता है कि बुक्स मेंटेन करनी चाहिए? दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक तो बुक्स मेंटेन करने के लिए कौन कहता है, और एक एस जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ये बात कौन कहता है? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन बोलता है कि कंपनी को
बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। और कौन सा सेक्शन जो है वो बोलता है कि कंपनी को एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करने हैं। पीरियोडिक ऑडिट होगी उसकी, और उसके बाद में शेयर होल्डर है राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो वो ले सकता है। 128, 128 तो है जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बारे में बात करता है। आप शायद 44 ए तो वो उसके बता रहे हो, इनकम टैक्स के। 128 जो है वो कहता है कि बुक्स मेंटेन करो, और 129 जो है उसके अंदर लिखा है कि भाई ये फॉलो करने होंगे, और ये इश्यू जो है वो वहां पर 133 पे जो है वो होते हैं। अपन पढ़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे इसके बाद में। इससे जस्ट आगे जो शेड्यूल 3 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मैनेजरियल रेमुनरेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई जगह 50 लिखा है, कई जगह 51 लिखा है। अब जैसा लिखा है, हाँ, टाइप्स ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इनके सेक्शन थोड़े बहुत याद रखिएगा भैया ना। टाइप्स ऑफ कंपनी, रीजन ये है क्योंकि लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ कंपनीज, तो ये जो सेक्शन है वो याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ना। गवर्नमेंट कंपनी जिसके 51% से ज्यादा जो पेड अप शेयर, 51% या 51% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल ले रखी है, किससे, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इनके कंबाइंड, एंड इंक्लूड सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी है, वो भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलके कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन दोनों की कोई सब्सिडरी है, मतलब उनकी कोई जो गवर्नमेंट कंपनी बना रखी है उसकी कोई सब्सिडरी है, तो वो भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कहलाएगी। फॉरेन कंपनी, इसका क्वेश्चन पूछा था 2014 वाले के अंदर, फॉरेन कंपनी का था कि फॉरेन कंपनी कौन है। देखो फॉरेन कंपनी के अंदर क्या लिखा है, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पहली बात तो वो भारत से बाहर जो वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन जो वो एंड लगा रखी है, एज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका एक बिजनेस प्लेस होना चाहिए इन इंडिया। खुद के जरिए हो सकता है, उनका कोई एजेंट बैठा रखा हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है उनका ऑफिस। ये जो है वो नए ऐड किया गया इलेक्ट्रॉनिकली। एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया। अब जैसे कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, बाहर रजिस्टर्ड हुई है और बाहर ही काम कर रही है, तो क्या वो यहाँ फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आएगी क्या, नहीं, वो उससे अपने को क्या लेना देना। बाहर की कंपनी है, इंडिया के अंदर उसने क्या कर रखा है, एक बिजनेस का प्लेस रख रखा है और यहाँ पर कोई काम कर रही है, तो उस केस के अंदर अपन उसे क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनी जो है वो कहेंगे। प्राइवेट कंपनी, देखो प्राइवेट और पब्लिक के अंदर जब देखोगे ना तो पहले चेक किसको करना है, प्राइवेट को चेक करना है। वैसे वैसे जब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को चेक करेंगे तो पहले प्रेफरेंस शेयर को चेक करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में उन्होंने क्या लिखा है, इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। जो भी प्राइवेट कंपनी नहीं बन पाई वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। समझ आ रही बात भाई। तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन जो है 268 में इसको डिफाइन कर रखा है, राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। उसमें देखो मेनली 3 चीजें, एक तो उसके शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन होगा, उसके मैक्सिमम मेंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 200 होंगे। और लेकिन उसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई जॉइंट होल्डर है, जॉइंट होल्डर है मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जो मिलके एक ही शेयर जो वो ले रखे हैं, तो उस केस के अंदर उनको क्या किया जाएगा, एक मेंबर जो वो माना जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, प्राइवेट और पब्लिक को जब पढ़ेंगे ना तो पहले चेक करेंगे क्या कंपनी प्राइवेट है या नहीं है। जो प्राइवेट नहीं है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी। क्लियर है। दूसरा, जब हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे तो पहले चेक करेंगे प्रेफरेंस शेयर है कि नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो ठीक, नहीं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाकी जो भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्विटी हो जाएंगे। तो पहले अपने को चेक करना है कोई कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है या नहीं है। तो हमने कहा कि प्राइवेट कंपनी कैसे पता करेंगे, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनी के लिए मेनली 3 कंडीशन है। एक तो शेयर ट्रांसफर पे उसके रेस्ट्रिक्शन होगा, दूसरा उसके जो मेंबर की लिमिट है, और तीसरा वो पब्लिक से पैसा नहीं लेगा। क्लियर है। अब समझिएगा,
प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा है 268 में, एक तो राइट टू ट्रांसफर जो है वो क्या होंगे, रेस्ट्रिक्टेड होंगे, और मैक्सिमम मेंबर जो होंगे उनके कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्ट इन 1% कंपनी। 1% कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखा है, इज ए प्राइवेट कंपनी हैविंग 1 मेंबर, जिसके अंदर एक ही मेंबर होता है। समझ आ रही बात? तो उसके अंदर जो वो मैक्सिमम मेंबर जो वो 200 वाली लिमिट रहेगी नहीं, क्योंकि 1% कंपनी में मेंबर जो कितना रहेगा, एक ही रहेगा। फिर इसमें उन्होंने और क्लेरिफिकेशन दिखा, प्रोवाइडेड दैट अगर जॉइंट होल्डर है, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है वो शेयर एक ही होल्ड कर रहे हैं, तो उनको क्या माना जाएगा, एक मेंबर माना जाएगा। एम्प्लॉय को कुछ हम शेयर देते हैं जैसे उनके काम के लिए, तो उनको हम मेंबर की काउंटिंग के अंदर नहीं करेंगे। उनको अपन जैसे एम्प्लॉय को खुश करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, उनको थोड़े बहुत शेयर दे दिए, तो उनको कंसिडर नहीं करेंगे। इवन अगर एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयमेंट में था उस वक्त उसको शेयर दिया और फिर वो कंटिन्यू रहा बिजनेस के, सॉरी, उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन शेयर उसके पास रहा, तब भी अपन उसको क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। एक बार वापस सुन लीजिए, अगर ज्वाइंट होल्डर है तो उसे एक मेंबर माना जाएगा। अगर हम एम्प्लॉय को कुछ शेयर देते हैं तो उस को कंसिडर नहीं करेंगे, एज ए एम्प्लॉय दिया गया हुआ ना, उसने मेंबर के रूप में उसे सब्सक्राइब नहीं किया हो, एम्प्लॉय के रूप में था, और एम्प्लॉय के रूप में हमने उसे क्या कर दिया, कुछ शेयर दे दिया, कुछ शेयर्स दे दिए, तो उसको मेंबर नहीं मानेंगे। एम्प्लॉय के रूप में उसको शेयर्स दे दिए और फिर जो है उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया और फिर भी उसके पास शेयर है, तो भी हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? और उसके बाद में इनविटेशन टू पब्लिक, टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी प्रोहिबिटेड, शेयर्स लिस्ट भी नहीं होंगे इनके। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है ये बातें? क्लियर है यहाँ तक? कैपिटल की लिमिट पहले होती थी, अभी कोई भी लिमिट जो वो नहीं लगा रखी है। पहले पेडअप कैपिटल की लिमिट होती थी, लेकिन अभी पेडअप कैपिटल की कोई भी लिमिट है नहीं, इस वजह से अपने काम की बची नहीं, पहले जरूर होती थी। ठीक बात है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी कौन है, जो प्राइवेट नहीं है वो सारी सारी पब्लिक कंपनी। अब एक ध्यान रखिएगा, अगर होल्डिंग कंपनी पब्लिक है तो सब्सिडी भी पब्लिक मानी जाएगी, चाहे उसने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो एज ए प्राइवेट कंपनी करवा रखा हो। अगर कोई कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो पब्लिक है, तो होल्डिंग कंपनी अगर पब्लिक है तो उस केस के अंदर उसकी जो सब्सिडी होगी वो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन फिर भी उसे जो क्या माना जाएगा, पब्लिक माना जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद में 1% कंपनी 262 विच हैज ओनली 1% एज ए मेंबर, जिसका एक ही मेंबर है, वो क्या है, 1% कंपनी। लिस्टेड कंपनी जो है वो क्या है, विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी अगर कंपनी अपना शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा दे, मतलब वहां पर वो जो है वो उसको रजिस्टर करवा दे, तो उस केस के अंदर वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगी, लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी कौन है, वो शेयर्स आर नॉट लिस्टेड, जिसके भी शेयर लिस्ट नहीं है वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, अनलिस्टेड हो जाएंगे। अनलिस्टेड कंपनी मतलब कि जिसके लिस्ट नहीं करवा रखे, मे बी ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ध्यान रखिएगा, अनलिस्टेड के अंदर जो है कोई भी हो सकता है, कोई ऐसी भी हो सकती है पब्लिक कंपनी जो कि उसने शेयर जो वो अनलिस्टेड नहीं करवाए हो, और मतलब कि पब्लिक कंपनी है लेकिन वो अनलिस्टेड कंपनी है। समझ आ रही बात? क्योंकि अपन चेक करते हैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में जैसे 200 से 201 मेंबर हो गए, तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी बचेगी क्या, नहीं, प्राइवेट कंपनी नहीं बचेगी, वो क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी। समझ आ रही बात? क्योंकि वो प्राइवेट की डेफिनेशन से बाहर होगी। उसने लिस्ट करवा रखे हैं क्या, नहीं करवा रखे हो,
तो भी वो क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। तो अनलिस्टेड कंपनी में भी ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी कोई भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में जो और डिटेल में भी देख लेंगे एक बार। क्लियर है यहाँ तक कभी? उसके बाद में स्मॉल कंपनी, इसकी जो लिमिट जो है वो चेंज हो गई है। पहले जो नोट्स में लिखी थी वो नहीं है, अब जो है इसकी लिमिट ये है, अदर देन ए पब्लिक कंपनी। मतलब कि पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए स्मॉल कंपनी में। ठीक है, मतलब कि प्राइवेट कंपनी ही जो वो क्या बनेगी, स्मॉल कंपनी बनेगी, जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है और टर्नओवर जिसका 40 करोड़ से कम है। इस 4 करोड़ को सरकार जो है वो बढ़ा के 10 करोड़ तक कर सकती है। इस 40 करोड़ को सरकार बढ़ाकर क्या कर सकती है, 100 करोड़ तक कर सकती है। तो अदर देन ए पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं है और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़, दोनों लिमिटें साथ लगेगी। मतलब कि एक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ है लेकिन टर्नओवर 41 करोड़ है, किस में देखा जाएगा, जस्ट प्रीसीडिंग ईयर में, जस्ट पीछे वाले साल के अंदर। उसकी पेड अप शेयर कैपिटल तो 3 करोड़ है लेकिन टर्नओवर 41 करोड़ हो गया, तो क्या वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आएगा, क्या नहीं आएगा। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस है, साथ साथ होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ से कम हो, टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम हो। अगर दोनों हैं तो उस केस के अंदर वो जो है वो क्या बन सकती है, स्मॉल कंपनी बन सकती है। और ये जो लिमिट है 4 करोड़ और 40 करोड़, इसको सरकार जो बढ़ा के क्या कर सकती है, 10 करोड़ और 100 करोड़ कर सकती है। शुरुआत में लिमिट अलग थी, फिर 2022 में उन्होंने अमेंडमेंट किया, फिर सितंबर के अंदर वापस उन्होंने अमेंडमेंट करके जो ये लिमिट इस तरीके से लेके आए। ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक लेके आए। अब स्मॉल कंपनी में ज्यादा को सरकारें क्यों रखना चाहती है, सरकार इस वजह से रखना चाहती है क्योंकि स्मॉल कंपनी में कुछ रियायतें दे रखी होती है, और छोटे बिजनेस जो है उनको अगर रियायतें देंगे तो वो आसानी से काम कर पाती है। समझ आ रही बात भाई? अगर आप हर कंपनी पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो आदमी जो है वो कंपनी में उन रेगुलेशन को फॉलो करने में ही उसका टाइम निकल जाएगा, तो आदमी जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो कुछ छोटी कंपनियां, उनको कुछ रियायत देने के लिए उनको अलग से कैटेगराइज कर दिया कि भाई जैसे स्मॉल कंपनी किसी और सेक्शन बोल दिया कि ये जो है वो सब पे लगेगा, स्मॉल कंपनी को छोड़ देंगे, तो स्मॉल कंपनी को वहाँ फायदा मिल जाएगा, वो काम करना नहीं पड़ेगा। समझिएगा, दोनों कंडीशन है इसकी साथ में। एक तो पेड अप शेयर कैपिटल उसकी 4 करोड़ से कम होनी चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है लेकिन टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा है, क्या स्मॉल कंपनी में आएगा, क्या नहीं आएगा। या फिर टर्नओवर 40 करोड़ से कम है लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा है, क्या स्मॉल कंपनी में आएगा, क्या नहीं आएगा। ये जो पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है 4 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट जो 40 करोड़ है, ये इसकी डेफिनेशन में जो सेक्शन 285 है उसी के अंदर जो क्या लिखा है कि इसको बढ़ा के कितना किया जा सकता है, मैक्सिमम 4 करोड़ की जगह 10 करोड़ किया जा सकता है, और इस 40 करोड़ को बढ़ा के कितना किया जा सकता है, 100 करोड़ किया जा सकता है। समझ आ रही बात? किया जा सकता है, जब सरकार चाहे उतना कर सकती है। अभी किया है क्या, नहीं किया है। इसको क्या कहा जाता है, थ्रेश होल्ड लिमिट की कहां तक बढ़ाया जा सकता है। क्या ये समझ आया? ठीक है, फिर इसमें साथ में लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट, इसके साथ हम ये भी बात बता रहे हैं, ये भी सुन लीजिए, नथिंग इन दिस क्लोज शुड अप्लाई टू, ये जो किस पे नहीं लगेगा, मतलब ये जो नहीं बन पाएगी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडरी कंपनी है तो उसके ऊपर जो है ये सेक्शन नहीं लगेगा, मतलब वो स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 के अंदर कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली जो है, वो जो प्रॉफिट और मोटिव के हिसाब से नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन अगर वो एज ए कंपनी करवाना चाहते हैं तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, तो वो कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी। और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, कोई अगर ऐसी कंपनी है जो क्या हो स्पेशल एक्ट से जो है वो गवर्न हो, जैसे कि बैंकिंग एक्ट से जो कोई बैंकिंग कंपनी जो है वो चल रही है, या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इरडा से चल रही है, तो उन पे भी ये जो सेक्शन है वो नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो बात? तो एक बार वापस पूरा का पूरा देख लीजिए, स्मॉल कंपनी कौन सी है, सेक्शन 285 बोलता है। 285 क्या बोलता है कि वो ताबड़नो क्या बोलता है, तो ताबड़नो बोलता है कि पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम,
टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम। जैसे बड़ा की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 4 की जगह कितना ले जा सकते हैं 10, और 40 की जगह कितना ले जा सकते हैं 100। लेकिन ये जो है सेक्शन स्मॉल कंपनी वाला ये 3 पे नहीं लगेगा। 3 कौन कौन है जिन पे नहीं लगेगा? तो एक तो कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी है तो उस पर नहीं लगेगा। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 है तो उस पर नहीं लगेगा। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं उन पे नहीं लगेगा। या फिर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होते हैं, जिनके ऊपर कोई स्पेशल एक्ट लगता है, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। समझ आ रही है बात भाई? क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर है? इसके बाद में जो है वो ज्यादा कुछ बचा नहीं। मतलब काइंड्स ऑफ कंपनी में अनलिमिटेड कंपनी जिसने क्या कर रखा है, नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, कि मेंबर से कितना भी पैसा मंगवाया जा सकता है, वो क्या कहलाएगी? अनलिमिटेड। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर क्या होगा? कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय दे। जैसे हम ये लिक्विडेशन के अंदर पढ़ेंगे भी, कॉन्ट्रीब्यूटरीज की लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे। इसको जैसे जैसे कंपनीज के बाकी वाले अपन चैप्टर और पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे क्लियरिटी और ज्यादा आएगी। जैसे कि अपन आगे लिक्विडेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है ये सारी चीजें और वापस आएगी, तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। समझिएगा क्या लिखा है कि भाई इसके अंदर जो है, जैसे एक मैंने 1000 शेयर ले रखे हैं, ठीक है, और उसमें मैंने 5 रुपए पर शेयर जो है वो पे कर दिया है, ठीक है। कल को कंपनी का नुकसान हो जाए और कंपनी कहे कि यार जो आप जो है वो हर शेयर पे 10-10 रुपए दीजिए, क्या 10-10 रुपए मांगे जा सकते हैं क्या? नहीं, मेरे से मैक्सिमम कितने मांगे जा सकते हैं? 1000 इंटू 5, 50,000, जो कि शेयर पे, सॉरी, 1000 इंटू 5, 5,000, जो कि अनपेड अमाउंट है शेयर पे। तो यहाँ पर क्या होगा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर क्या होगा? ये कहाँ लिखेंगे? मेमोरेंडम के अंदर ही लिख देंगे। और उसके अंदर क्या लिखा है कि भाई अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, इसका मतलब क्या है कि जो मेंबर है उनसे मैक्सिमम पैसा कितना मंगवाया जा सकता है, जितना उनके शेयर पे अनपेड अमाउंट है उतना ही मंगवाया जा सकता, उससे ज्यादा नहीं मंगवाया जा सकता। समझ आ रही बात? ठीक है। उसके बाद में है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें जिस तरीके से पेड अप शेयर कैपिटल है, वैसे वैसे इसके अंदर क्या लिखा होता है? गारंटी लिखा होता है। जो मेंबर होते हैं वो एक अमाउंट लिखते हैं कि भाई मैं 5 लाख तक का कंट्रीब्यूट करूंगा, तो उससे कितना मंगवाया जा सकता है? 5 लाख तक का मंगवाया जा सकता है। कंपनी हैविंग लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाइंड अप। जब वो वाइंड अप होगी तब उनसे उतना अमाउंट जो वो मंगवाया जा सकता है। होल्डिंग कंपनी कौन है? मीन्स ए कंपनी ऑफ विच वन और मोर ऑफ अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग वो है जिसकी सब्सिडी है। कंसल्टेशन के अंदर इसको जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। होल्डिंग वो है जिसकी क्या हो? सब्सिडी हो, एक या एक से ज्यादा कितनी भी सब्सिडी हो सकती है। और सब्सिडी कौन है भाई? होल्डिंग वो है जिसकी सब्सिडी, और सब्सिडी वो है जिसकी होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी कब होगी? सब्सिडी कंपनी क्या है? कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्या करे? दो चीजों से वो कर सकती है। यहाँ पर और लगा है, एंड नहीं लगाया है ना, इस पे ध्यान रखिएगा। कब कहाँ और लगा और कहाँ एंड लगा। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या तो एक ऐसी कंपनी है, जैसे ये कंपनी है बी है, ठीक है, ये कंपनी है। अगर बी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उस पे कंट्रोल है किसी और कंपनी का, जैसे मान लीजिए ए का है, तो ये क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कहलाएगी। अब कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का मतलब क्या है कि इसके मेजोरिटी या सारे डायरेक्टर को हटाया या अपॉइंट किया जा सकता है किसके द्वारा? किसी दूसरी कंपनी के द्वारा। तो क्या कहा जाएगा? कंपोजिशन जो है, कंट्रोल ऑन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, के इसके
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पे किसी और का कंट्रोल है। समझ आ रही बात? एक तो ये तरीका हुआ, या फिर क्या है, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। ये कई बार अगर आप न्यूज सुनते हो तो इस तरीके से सुना होगा कि कई बार क्या होता है, कुछ कंपनी जो है उसमें जैसे किसी को लेना होता है कि भाई इसको अपनी सब्सिडी बनाना है, और वो सीधे सीधे 51% किसी को सेल करके किसी की सब्सिडी नहीं बनना चाहते, तो वो कुछ चीटिंग किस तरीके से करते हैं, जैसे ये ए है, इसकी एक सब्सिडी है डी है, इस ए ने क्या किया 20% शेयर इसने ले लिए, और डी ने जो है वो क्या कर लिए 31% शेयर इसने ले लिए। डी के शेयर जो 51% ए के पास है। समझ आ रही बात? तो ये जो है अल्टीमेटली क्या हो गई, बी की सॉरी बी जो है वो क्या हो गई ए की सब्सिडी हो गई। कैसे कि वो खुद और उसकी किसी और सब्सिडी के साथ मिलके जो क्या कर रही है, आपसे ज्यादा जो वो शेयर कैपिटल अपने पास ले आई है। समझ आ रही बात भाई? 20% इसने ले लिया, 31% इसने ले लिया, तो टोटल कितना 51%। 51% कैसे किया है उसने, 20% तो खुद से लिया है और 31% उसकी सब्सिडी के जरिए लिया है। समझ आ रही बात? तो क्या लिखा है, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन, या तो वो खुद ले रही है, या तो एक सीधा सीधा खुद 51% ले सकती थी, या टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडी कंपनी, या फिर वो अपनी जो है एक या एक से ज्यादा किसी सब्सिडी के साथ मिलके जो इस तरीके का काम कर रही है, 51% होल्ड कर रही है, तो भी वो क्या कहलाएगी, ये जो है वो इसकी सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। और जैसे ही किसी सब्सिडी कंपनी बनेगी, वैसे ही वो क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। समझ आ रही है बात? इसके अंदर ये जो है, अगर ए है और ए सीधा का सीधा बी में ले रहा है, तब तो इसे अपन क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं। और अगर ए जो है इसकी दो सब्सिडरी है बी और सी, और ये जो है वो 20% है, और ये 31% जो वो लेके डी में ले रखा है, तो ए की ये जो है वो 51% ले रखा है, और इसका जो है वो इसने 60% ले रखा है। तो बी और सी तो इसकी क्या है, डायरेक्ट सब्सिडी, और डी जो इसकी क्या हो गई, इनडायरेक्ट सब्सिडी हो गई। समझ आ रही है बात? क्लियर है यहाँ तक का? तो ये है होल्डिंग, इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा तो भी चलेगा। उसके बाद में है इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो सारे के सारे क्या है, इक्विटी शेयर है। मतलब कि पहले क्या चेक करना है कि क्या शेयर जो वो प्रेफरेंस शेयर है या नहीं है। प्रेफरेंस शेयर क्या है, जो अपने शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट दे, डिविडेंड एंड कैपिटल रीपेमेंट वाइंडिंग अप के समय। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, देखो समझिएगा। भाई ये एक कंपनी है, ठीक है, ये इक्विटी शेयर होल्डर है। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का केस क्या था, जैसे एक आदमी है, इसके पास पैसा पड़ा है, ठीक है, ये बैंक में गया, बैंक को कहा कि भाई मैं जमा करवा रहा हूँ, कितने % ब्याज देगा, उसने कहा कि 6% ब्याज जो वो हम देंगे। क्लियर है? ये कंपनी इस बैंक के पास गई कि सर मेरे को उधार पैसा चाहिए, कितना ब्याज लोगे, उन्होंने कहा कि 18% ब्याज लेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको बेचारे को ब्याज कितना मिल रहा है 6%, और इससे चार्ज कितना कर रही थी बैंक 18%। तो कंपनी जो क्या हुई, इसके पास है, इसने कहा कि इस आदमी को आके कहा कि भाई तुम पैसा मुझे उधार दे दो। समझ आ रही बात? तुम पैसा मुझे उधार दे दो, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, ब्याज दे दूंगा। उसने कहा कितना, और इसने कहा कि 12%। तो इसको जहाँ 6% ब्याज मिल रहा था 12% मिल गया, और इसको जहाँ 18% पे पैसा मिल रहा था वो कितने में मिल गया, 12% मिल गया। ये जो है इस तरीके से फायदे में आ गया। क्लियर है? उसके बाद में आया ये इक्विटी वाला।
अब ये कैसा है, ये एक ऐसा आदमी है जो बेचारा पूरे दिन जॉब कर रहा है, उसके पास पैसा है, उसके बहुत इच्छा है कि वो क्या करे, बिजनेस करे, लेकिन उसके पास समय मिल नहीं रहा है, ठीक है। और इसकी बहुत इच्छा है कि वो क्या करे, बिजनेस करे। ये कंपनी इसके पास आई, इसको कहा कि बिजनेस करना है, उसने कहा कि हाँ बिजनेस करना है। कि पैसा है, कहाँ पैसा है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, पैसा मेरे को दे दो, मैं बिजनेस करूंगा, इसमें जो भी कमाओगे वो तुम्हारा हिस्सा जितना है वो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया, इक्विटी शेयर होल्डर। समझ आ रही बात, ये क्या बन गया, इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो है, ये क्या है, एक तरीके इसका मालिक है। अब ये कैसा आदमी है जिसको मालिक बनना भी है लेकिन डर लग रहा है, ठीक है। और ये किस टाइप का आदमी, यूं समझिए जैसे अपन जाते हैं ना, जैसे घर के अंदर लाइट जाती है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले दौड़ के बाहर जाते हैं, बाहर जाके देखते हैं कि मोहल्ले में लाइट गई है या नहीं गई। मोहल्ले में लाइट गई है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से हो जाते हैं, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। अगर मोहल्ले में लाइट नहीं गई और अपने घर में ही गई हो ना तो समस्या है। तो ये वैसा, इसने कहा कि देखो मुझे जो है क्या करना है, यहाँ पेमेंट तो मैं कर दूंगा, पैसा तो मैं दे दूंगा, बिजनेस करने के लिए ही दूंगा, तुम बिजनेस करो, तुम आगे बढ़ो, अच्छा खासा आगे बढ़ो, लेकिन इसको पैसा दो ना, उससे पहले मेरे को पेमेंट करना। इस इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दो ना, उससे पहले मेरे को देना। उसने कहा कि इससे क्या होगा, उसने कहा कि नहीं, बस इसको पैसा दो, उससे पहले मेरे को देना। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा कि फिर तुम तो जो है वो एक तरीके से मालिकों वाला व्यवहार नहीं कर रहे हो। उसने कहा कि मैं मालिकों जैसा ही व्यवहार कर रहा हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। हमने पूछा कि भाई तुम इसके जैसे क्यों नहीं, उसने कहा कि ये जो है वो 12% पैसा मांगेगा, चाहे आप प्रॉफिट है चाहे लॉस है। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे तुम कमाओगे चाहे नहीं कमाओगे, तुम्हें इसको पैसा देना है, मतलब कि देना ही है। क्लियर है। इसने कहा कि मैं इनके जैसा नालायक नहीं हूं, मैं जो है वो क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मुनाफा हो तो देना, नहीं हो तो मत देना, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बंटवारा है, ये प्रॉफिट के खिलाफ चार्ज है, मतलब कि एक तरीके का लाइबिलिटी है कि ये देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे नहीं होगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि एक बंटवारा है कि प्रॉफिट होगा तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। कि मैं इसके जैसा व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो इस कैटेगरी में मत दो, मैं तुम्हें लोन नहीं दे रहा हूँ, मैं मालिक की। समझ आ रही बात, बस मेरे को क्या चाहिए, इससे पहले पेमेंट मेरे को चाहिए, इनसे पहले पेमेंट जो क्या करोगे मेरे को दोगे। तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो इसने क्या मांगे, इसने मांगे कि मुझे चाहिए प्रेफरेंशियल राइट चाहिए। इसने क्या कहा, मुझे चाहिए प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है। हमने कहा किस केस में, उसने कहा जब भी डिविडेंड दोगे पहले मेरे को देना, ठीक है। वाइंडिंग अप वाला केस हो जाए तो उस केस के अंदर जो कैपिटल का रीपेमेंट हो तो पहले देना मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बचे वो इनको दे देना, ठीक है। 12% की जगह मान लीजिए ये जो है वो 14% मांगेगा। 14% क्यों मांगेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा हो तो देना है, मुनाफा नहीं हो तो नहीं देना। जो बाकी बचेगा वो सारा का सारा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का है। क्या ये बात समझ आई, क्लियर है, क्या ये बात समझ आ रही है। तो ये इन तीनों का केस है, तीनों के अलग अलग सिचुएशन। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो है जिसका प्रेफरेंशियल राइट है, जो कहता है, अगर हमसे पूछा जाए कि मालिक कौन है, मालिक दोनों है, मालिक दोनों है। ये अलग अलग तरीके से ये कह रहा है कि मुझे, भाई हर आदमी अलग अलग होता है ना, कहीं जो है वो अपनी उनकी बात सुननी जाए बस, वो जो है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कहीं जो है वो पैसा से रिलेटेड जो ज्यादा होते हैं। ये कहते हैं कि हम वोट करेंगे, हम जो है वो कंपनी, मतलब जब भी जो भी डिसीजन लेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, वोट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहेंगे हमें वोट नहीं देना, हमें बस इनसे पहले पेमेंट कर देना। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी वोट नहीं करते हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर कभी वोट नहीं करते, नहीं करते हैं। अगर कोई रेजुलेशन डायरेक्टली उनको अफेक्ट कर रहा हो तो उस केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है कम्युलेटिव नेचर का, आगे पढ़ेंगे, और 2 साल हो गए उनको पेमेंट नहीं मिला है डिविडेंड का, तो उस केस के अंदर उनको वोटिंग राइट जो वो मिल जाता है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है।
क्या आगे बढ़े इससे? क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट वाइंडिंग अप के समय इनको क्या कहा गया कि आपको पहले पेमेंट दे दें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है, सिर्फ उन रेजोल्यूशन पर वोट कर सकते हैं जो डायरेक्टली उन्हें अफेक्ट करें। ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा गया होता है तो हम डिफॉल्ट एजम्पशन मानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कौन से कम्युलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग है। क्लियर है? अब ये क्या होता है कम्युलेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग? अगर सिर्फ प्रेफरेंस शेयर लिखा है इसका मतलब वो कौन सा है, कम्युलेटिव है और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब ये जो अपने को टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर देखें तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जैसे इनको रेट दे रखी है कि भाई 10% है, ठीक है, जैसे ये 1,000 रुपए के, तो इनका इस साल का कितना बनता है, 100 रुपए का इंटरेस्ट जो वो, सॉरी डिविडेंड जो वो बनता है, 100 रुपए का डिविडेंड जो वो बनता है। क्लियर है? अब इस साल मुनाफा हुआ ही नहीं तो इनको पेमेंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का 100 रुपए और 100 रुपए, नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट हो जाता है तो इनका कितना दिया जाएगा, 200 रुपए दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले। अगर नेक्स्ट ईयर भी प्रॉफिट नहीं होता है तो तीसरे साल जब दोगे तो कितना दोगे, 100 + 100 + 100। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले जो है इनको कितना करना होगा पेमेंट, इनका 300 रुपये। तो इनका क्या होता जाएगा, कम्युलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर समझिएगा, अब जैसे इस साल 100 रुपए का इनका डिविडेंड बनता था, 100 रुपए का इस साल का डिविडेंड बनता था, ठीक है, मतलब कि इनको देना था, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ इस वजह से हमने इनको नहीं दिया। क्या इसका प्रोविजन बना दिया जाए क्या, क्या इसका प्रोविजन बना दिया जाए क्या? तो कंपनी एक्ट कहता है कि नहीं, इसका प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी भी कंटीजेंट है। कंटीजेंट मतलब कि आगे होने वाले कुछ इवेंट पे डिपेंडेंट है, देना पड़ेगा ये कोई जरूरी नहीं है। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट होगा तो दोगे, अब अगले साल प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दोगे। तो जब जो है प्रॉफिट होगा तो उसी केस में दिया जाएगा। तो ये जो अरियर ऑफ डिविडेंड है उसे कंटीजेंट लाइबिलिटी के रूप में रखा जाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट के अंदर लिखा जाएगा। अगर अरियर इनका 2 साल से ज्यादा हो गया, 2 साल हो गए और इन बेचारों को 1 रुपया नहीं दिखाया, 2 साल हो गए, तो तीसरे साल से ये जो है मीटिंग के अंदर वोट जो है वो करना शुरू कर देंगे सारे रेजोल्यूशन पे। पहले ये कौन से में कर रहे थे, जो डायरेक्टली उनको अफेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब से कौन से में करेंगे, 2 साल बाद में ये हर रेजोल्यूशन पे वोट करना शुरू कर देंगे। डाउट आए वहां रुकवाते रहिएगा ना। नॉन कम्युलेटिव, जो कम्युलेटिव नहीं है वो क्या हो जाएंगे, नॉन कम्युलेटिव हो जाएंगे। क्लियर है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जो पार्टिसिपेट करे वो पार्ट, अब यहाँ पर स्टूडेंट जो वो ये कंफ्यूजन में आ जाता है कि पार्टिसिपेट का मतलब है कि वोटिंग राइट आ जाएगा कि वोट वोट वगैरह में पार्टिसिपेट करेगा। नहीं, इन्होंने क्या कहा कि देखो हमें 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इसका मतलब समझते हो? हमने कहा कि हम मतलब समझते हैं कि आपको क्या करना है, पहले 12% देना है, फिर जो उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, यही है या और कुछ है? उन्होंने कहा हाँ यही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा और सुनो, हमारी रेट चाहो तो आप क्या कर दो, 10% कर दो, लेकिन हमको 10% दो, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को जो बाकी का बचेगा प्रॉफिट जो बांटोगे ना, उसमें भी हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर जब इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटोगे ना, वो उनका रेशियो उनके एग्रीमेंट वगैरह के जो है उसके हिसाब से, कौन सा वाला भाई, पार्टिसिपेटिंग वाला या ऊपर वाला? पहले ये वाला देख लेते हैं एक बार, फिर ऊपर वाला देख लेंगे ना। देखो, तो इन्होंने क्या कहा कि रेट चाहे मेरी कम कर दो, लेकिन
ये जो है मेरे को पेमेंट कर दोगे, पहले प्रेफरेंशियल राइट मेरा है, मेरे को जो है 10% का पेमेंट किया, बाकी बचा वो किसका, हमने कहा बाकी बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर का। उन्होंने कहा कि इन इक्विटी शेयर होल्डर को जब बांट रहे हो ना, तो इसमें इसके साथ साथ इस प्रॉफिट में हमारा भी हिस्सा रखो। समझ आ रही बात? इस जो बाकी वाला बचा है उसमें जो है हमारा भी हिस्सा रखो। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है, वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इन सरप्लस प्रॉफिट इफ एनी। अगर कुछ भी सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस प्रॉफिट बचा है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो भी इसमें अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से डिसाइड कर देती है कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर को 20% देंगे, उसके बाद वाले में पार्टिसिपेट करेंगे, या बाकी जो भी अमाउंट बचेगा उस सारे में जो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इस तरीके से। तो ये क्या करेंगे, जो सरप्लस प्रॉफिट होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सेम ऐसा कैसा, जब वाइंडिंग अप का केस आएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल का पेमेंट करेंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल का पेमेंट करेंगे, जो बचता है वो किसका है लास्ट में, इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, बाकी जो बचता है वो किसका है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें भी जो है वो क्या करेंगे, ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जो है वो और इक्विटी शेयर दोनों हिस्सा लेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, इनका अगर डिविडेंड आपने इस साल नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर जब दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कम्युलेट वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। कम्युलेट वर्ड का मतलब क्या है, इकट्ठा होना। तो अगर इस साल का आपने डिविडेंड इनको नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर जो है इनको क्या करना होगा, पीछे वाले साल का और इस साल का डिविडेंड मिला के देना होगा। अगर दूसरे साल भी नहीं दिया तो तीसरे साल जब दोगे तो पहले 2 साल का और इस साल का मिला के जो देना होगा। और जब तक इनको नहीं दोगे तब तक आप इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दे पाओगे। ठीक है, फिर इनको कहा कि आपका जो अरियर ऑफ डिविडेंड है, मतलब कि जैसे इस साल प्रॉफिट हुआ ही नहीं, इस वजह से जो वो डिविडेंड दिया ही नहीं, तो इस केस के अंदर जैसे उनका जितना भी डिविडेंड बनता है वो हमने कहा कि क्या उसका प्रोविजन बना दे क्या। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी भी सर्टेन नहीं है कि आगे जो है प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेड, फ्यूचर जो अपन बता नहीं सकते कि भाई क्या होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो उस केस के अंदर इनको डिविडेंड देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके जो कम्युलेटिव है और उनको आप डिविडेंड नहीं देते हो तो उस केस के अंदर उससे जो आप क्या करोगे, कंटीजेंट लाइबिलिटी मानोगे कि भाई आगे वाले साल में प्रॉफिट हो गया तो उस केस के अंदर इतना इनका बाकी है वो देना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुट नोट के अंदर क्या लिखोगे कि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर है वो कम्युलेटिव है, लेकिन इस साल क्योंकि प्रॉफिट हुआ नहीं इस वजह से हम जो है वो इनको डिविडेंड दे नहीं पाए। अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो उस केस के अंदर इतना इनका पहले का अमाउंट बाकी है जो कि हमें देना होगा। वो कैसे दोगे, कंटीजेंट लाइबिलिटी के रूप में इंफॉर्मेशन दोगे। उसके अलावा अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और उनका लगातार 2 साल हो गए और 2 साल तक से जो है उनको डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, पहले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं हुआ, या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था तो हमने उनको डिविडेंड नहीं दिया, ऐसा 2 साल कंटिन्यू चल रहा है, तो जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे उनके बाद में ये जो है इनको क्या मिल जाएगा, वोटिंग राइट जो वो मिल जाएगा। पहले ये वोट करते थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनके पास वोटिंग राइट होता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उन रेजुलेशन पे करते हैं जो उनसे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, उन रेजुलेशन पे ही जो वो वोट करते हैं, जैसे रिडम्पशन करना है नहीं करना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इस तरीके के जो है उन रेजुलेशन पे ही करते थे। लेकिन ये 2 साल हो गया और अगर इनको कम्युलेटिव वालों को नहीं दिया गया तो इनको फिर वोटिंग राइट दे देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ही पेमेंट होगा वैसे ही उनका वोटिंग राइट वापस कौन सा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उनसे रिलेटेड रेजुलेशन वाला वोटिंग राइट जो वो आ जाएगा। क्या ये बातें क्लियर है यहाँ तक की? नहीं, हाँ 2 साल तक अगर इनको डिविडेंड नहीं दिया गया ना तो 2 साल के बाद में इनको वोटिंग राइट मिलेगा। कब तक मिलेगा, जब तक इनका अरियर का पेमेंट नहीं हो जाता है। जिस दिन अरियर का पेमेंट हो जाएगा इनका जो वोटिंग राइट है वो वापस क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। जैसे हमने जो वो इश्यू किए प्रेफरेंस शेयर आपको, ठीक है, अब आप जो है वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, इस साल हमने कहा कि प्रॉफिट नहीं हुआ इस वजह से डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, आपने कहा कोई बात नहीं, आगे वाले साल में जब आएगा तब दोनों साल का मिला के दे देना। आगे वाला साल आया, आपने आए हमारे पास कि सर प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ वो तो डिविडेंड दे दो, हमने कहा कि नहीं हुआ भाई, इस बार भी प्रॉफिट नहीं हुआ है और
कोई डिविडेंड आपको नहीं दे पाएंगे। तो जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं आपको क्या मिल जाएंगे, वोटिंग राइट। आप हर रेजोल्यूशन पे जैसे इक्विटी शेयर होल्डर जैसे वोट करते हैं ना, वैसे वोट करना शुरू कर दोगे। फिर जो है वो तीसरे साल आपने ज़्यादा वोट करके परेशान किया, हमने कहा कि ये लो आपका हिस्सा, और ये कंप्लीट करते हैं बात। और जैसे ही आपका हिस्सा मिल जाएगा, वोटिंग राइट वापस आपका क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा जाता है कि भाई वोटिंग राइट नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है मतलब कि वो हर रेजोल्यूशन पे वोट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उन पे किया जाता है जो उनसे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। अब सिर्फ उनसे डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, वो वहाँ पे वोट करते भी है ना, तो भी उसको वोटिंग राइट नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो कोई डिसीजन, बिजनेस डिसीजन में वोट नहीं कर रहे हैं, वो जो सिर्फ डायरेक्टली उनसे रिलेटेड जब भी बात होगी तो उनसे पूछा जा रहा है। ठीक है बात भाई। क्लियर है यहाँ तक का? उसके बाद में है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल कौन से हैं, जो इरेडीमेबल नहीं है या नॉन रिडीमेबल नहीं है। नॉन रिडीमेबल के लिए एक सेक्शन 55 है कंपनीज एक्ट का, जो कि कहता है कि कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेल। भाई ये यहाँ भी एक करेक्शन कीजिएगा। वैसे नोट्स में करेक्ट करके ही अपलोड कर लूंगा ना, ताकि आप इसमें दिक्कत नहीं आए। हम्म, हम्म। सेक्शन 55 क्या कहता है कि कोई भी कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर है, वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। और प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स जो है वो प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। मतलब प्रेफरेंस शेयर कौन से इशू किए जा सकते हैं, जो कि 20 साल के अंदर अंदर जो है रिडीमेबल हो, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर जो वो इशू किए जा सकते हैं। ऐसा कौन कहता है, सेक्शन 55 कहता है। लेकिन इसके एक लिमिटेशन दे रखी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह का काम है तो उसके इसके अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज में भी स्पेसिफाइड। एक सेकंड, ये जो 20 ईयर ये भी शायद मैंने हम्म, हम्म, इसको काट दीजिएगा। यहाँ तक में और कोई डाउट हो तो बता दीजिए, मैं इसको वापस समझा देता हूँ ना, एक बार करेक्ट कर देता हूँ मैं।
हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में 20 ईयर से ज़्यादा के लिए कर सकते हैं ना। क्लियर है भाई। हम्म। सेक्शन 55 क्या कहता है कि कोई भी कंपनी जो है वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या फिर ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो 20 साल से बाद में रिडीम हो, ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी, सब्जेक्ट टू कि, लेकिन अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम है तो उस केस के अंदर आप 20 साल से ज्यादा के जो है वो 20 साल बाद में जो रिडीम हो ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं जो 20 साल के अंदर अंदर क्या हो जाए, रिडीम हो जाए। समझ आ गई बात यहाँ तक की? यहाँ तक की बातें समझ आ गई भाई? उसके बाद में है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जो क्या होंगे, जो होल्डर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का ऑप्शन दे वो क्या कहलाएंगे, कन्वर्टिबल। और नॉन कन्वर्टिबल जो नहीं ऑप्शन दे वो। की पॉइंट है कुछ जो है, ये सारी अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। सेक्शन 53 क्या कहता है, कंपनी सेल नॉट इश्यू शेयर एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। कि भाई कंपनी जो है वो शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं करेगी एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। अगर स्वेट इक्विटी शेयर है तो उस केस के अंदर किया जा सकता है। सेक्शन 39 क्या कहता है कि एप्लीकेशन मनी जो है, मतलब 39 जो कंपनी एक्ट का है वो क्या कहता है कि 5% ऑफ फेस वैल्यू से ज्यादा हो। इसी केस के अंदर सेबी जो है वो एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड बात क्या करता है, ये जो सेक्शन 39 है ये किसका है, कंपनी एक्ट का है ना। ये जो है ये किसके रिलेटेड है, सेक्शन 39 कंपनी एक्ट से रिलेटेड है। सेबी क्या कहता है कि 25% ऑफ इश्यू प्राइस जो है वहां तक आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो एप्लीकेशन मनी। कम से कम उससे ज्यादा ही रखनी है। समझ आ रही बात? मिनिमम कितना रखना है, 25% या उससे ज्यादा रखना है इश्यू प्राइस का। जितने पे आप इश्यू कर रहे हो उतने पर। इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन मनी जो आपको फेस वैल्यू के 5% है उससे कम नहीं रखना है, कम से कम 5% जो आपको रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक की बात है? उसके बाद में है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस होता है एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट का डॉक्यूमेंट। भाई आप गाड़ी देखने अगर जाओगे तो वो आपको क्या करते हैं, किस तरीके की बुकलेट देते हैं जिसके अंदर गाड़ी का फोटो होता है, उसके अंदर फीचर्स वगैरह लिखे होते हैं। वैसा वैसा शेयर्स बेचने के लिए शेयर्स के साथ एक जो प्रोस्पेक्टस, शेयर्स का एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जिसके अंदर कंपनी के बारे में कौन सा शेयर इश्यू कर रहे हैं, क्या प्राइस पे रहेगा, क्या कंडीशन रहेगी, कैसे पेमेंट होगा, रीपेमेंट कैसे होगा वगैरह सारी बातें लिखी होती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस जो वो कहते हैं। तो उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो वो लिख सकती है, उसमें चाहे कितना भी लिखे कम से कम 90% तो जो है वो होना ही चाहिए। वो कौन लिखा है, सेबी ने लिखा है कि 90% ऑफ इश्यू जो वो मिलना ही चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर वो नहीं मिलता है तो उस केस के अंदर अगर आपका अंडर राइटर नहीं है तो 15 दिन में रिटर्न कर दो, और अगर अंडर राइटर है तो 60 दिन तक इंतजार करो, 60 दिन के बाद जो वो रिटर्न कर दो। अगर उसके बाद रिटर्न कर रहे हो 15 से अगर 70वें दिन कर रहे हो तो 2 दिन आपका ब्याज देना पड़ेगा। कैसे, 15% के इंटरेस्ट रेट से। अगर 60 की जगह आप 70 दिन दे रहे हो तो आगे वाले 10 दिन के लिए आपको 15% के से इंटरेस्ट जो वो देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई।
क्लियर है। इसके बाद में सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम के यूज, ये अपन ने सारे सारे जो डिस्कस किए ही थे। एक तो क्या कर सकते हो, टुवर्ड्स इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स टू द कंपनी ऑफ द कंपनी टू बी इश्यू टू मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर के रूप में इश्यू करने में काम कर सकते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करने में काम कर यूज कर सकते हो, या फिर एक्सपेंसेज कमीशन जो भी पेड करते हो या डिस्काउंट अलाउ करते हो जब भी सिक्योरिटी इशू करते हो या डिबेंचर इशू करते हो वहाँ यूज कर सकते हो। या फिर रिडम्पशन के वक्त जो भी प्रीमियम देते हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर है चाहे डिबेंचर है, उस वक्त इसके लिए यूज कर सकते हो। और फॉर द पर्पज ऑफ ऑन परचेज ऑफ ऑन शेयर और अदर सिक्योरिटी, अगर अपने खुद के ही शेयर जो मार्केट से खरीद रहे हैं तो वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लास ऑफ कंपनीज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट कांट यूज फॉर बी एंड डी। जो बी और डी ऑप्शन है, मतलब कि ये बी और ये डी जो है इसके लिए नहीं किया जा सकता। टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इस वजह से अपन जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जब पढ़ते हैं ना, तो उस केस के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं कि कौन सी कंपनी, सेक्शन 133 वाली कंपनी या अदर कंपनी। अगर सेक्शन 133 वाली कंपनी तो उस केस के अंदर इसका यूज जो नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी प्रीमियम का, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को लिखने में, अदरवाइज जो वो यूज किया जा सकता है। ये समरी छोटे से लिखिए ताकि आपको सारा याद हो जाए। एक तो बोनस शेयर के लिए इशू कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज के लिए कर सकते हैं, एक्सपेंसेज कमीशन और डिस्काउंट जो सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे कर सकते हैं, चाहे डिबेंचर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो या परचेज ऑफ ऑन शेयर। जबकि सेक्शन 133 है तो बी और डी को नहीं कर सकते। ठीक है बात भाई, ठीक है यहाँ तक की बातें। इसके बाद में आए ये वाला एग्जाम्पल अपन ने जो क्लास में किया था वो सेम ही एग्जाम्पल है, एक बार सारी एंट्रीज जो है वो इसको देख लीजिएगा। भाई ज़्यादा हो रहा हो तो यहीं ख़त्म करें, नहीं तो थोड़ा और आगे चलने दें। ये वाला देख लीजिएगा। इन कनेक्शन विद री इश्यू फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। जब आप री इश्यू कर रहे हो तो इन पॉइंट पे कुछ जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या, लॉस ऑन री इश्यू सेल नॉट एक्सीड द फोरफिटेड अमाउंट, कि फोरफिट अगर आपने 3 रुपए किया है तो जब री इश्यू करते हो तो उस वक्त मैक्सिमम नुकसान कितना लिया जा सकता है, 3 रुपए का। मतलब कि 10 रुपए का शेयर अगर एज ए 10 रुपीज का शेयर आप इश्यू कर रहे हो तो कम से कम 7 रुपए तो आपको क्या करने होंगे, लेने ही होंगे, उससे कम नहीं ले सकते। समझ आ रही बात, नुकसान नहीं कर सकते। उसके बाद में इफ द लॉस ऑन द री इश्यू इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड द सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर अमाउंट फॉरफिट किया आपने 3 रुपए और री इश्यू के वक्त यूज हुआ है सिर्फ 2 रुपए, तो एक एक्स्ट्रा रुपया जो बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। द फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर नॉट येट री इश्यूड शुड बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल। जैसे आपने 2000 शेयर फॉरवर्ड किए जिसमें से 1000 शेयर जो री इश्यू किए, तो इन 1000 शेयर पे जितना प्रॉफिट हुआ ना उतना ही जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, बाकी का जो है वो क्या रहेगा, वहीं पर पड़ा रहेगा। और जब तक फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर नॉट एट री इश्यूड, जैसे 1000 शेयर जो री इश्यू नहीं हुए उनसे रिलेटेड जो शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस है वो किसके अंदर शो होगा, हेडिंग शेयर कैपिटल के अंदर ही शो होगा। जैसे कि 2000 शेयर थे जिसमें से, सॉरी 2000 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से अभी एक भी जो री इश्यू नहीं किया, तो इन 2000 शेयर पे जितना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखा हुआ है ना, जितना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लिखा गया है वो अमाउंट कहाँ दिखाया जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर दिखाया जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक की। 2000 शेयर में से अगर 1000 शेयर इश्यू किए वापस री इश्यू किए हैं तो उस केस के अंदर 1000 शेयर पे जितना प्रॉफिट बनता है, जैसे 3 रुपए फॉरफिट किए थे और 2 रुपए री इश्यू पे नुकसान है, तो 1 रुपया का जो प्रॉफिट है वो इन 1000 शेयर पे जितना प्रॉफिट है वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, बाकी का क्या रहेगा, यहीं पर शेयर फॉरफिटेड के अंदर ही रहेगा। When only a portion of forfeited share are reissued, then the profit made on the reissue of such portion of the shares only must be transferred to capital reserve। जितना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट दे रखी है कि लॉस ज्यादा किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपके शेयर फॉरफिट किए गए ना उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में डिस्काउंट, पूरा डिस्काउंट कब बनेगा, देखो
डिस्काउंट की बात कब आएगी, जैसे कि आप री इश्यू कर रहे हो 10 रुपीज का शेयर, ठीक है, और उससे उन्होंने कहा है कि इफेक्टिवली वो डिस्काउंट बनेगा ही नहीं। कैसे, समझिएगा, 10 रुपए का शेयर आप इश्यू कर रहे हो, आपने कहा कि इस पे शेयर पहले आपने क्या किए थे, फोरफिट किए थे। कितने किए थे, उसमें 3 रुपए आप उनके खा गए थे, उन्होंने पैसा दे रखा था, आगे वाले नहीं दिए, इस वजह से आपने उनके क्या कर दिए, ये 3 रुपए फोरफिट कर दिए। तो इन्होंने क्या कहा, अब आपको कम से कम कितने रुपए लेना होगा, 7 रुपए लेना होगा, कम से कम कितना रुपया लेना होगा, 7 रुपये, ठीक है। इफेक्टिवली आपको कितने पैसे मिल रहे, 7 + 3 जो है वो 10 रुपए पूरे मिल रहे। तो इफेक्टिवली यहाँ डिस्काउंट वाला केस आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ आ रही बात, यहाँ पर प्राइस कम ले रहे हो, समझिएगा, प्राइस कम ले रहे हो, 10 की जगह 7 ही ले रहे हो, लेकिन 7 क्यों ले रहे हो, क्योंकि 3 रुपए आपने पहले ही ले, इसके इस शेयर पे 3 रुपए पहले ही आप लेके बैठ चुके हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है, 10 रुपए में आप इश्यू तो कर रहे हो, लेकिन उसके लिए पैसा आप 7 रुपए ही ले रहे हो, लेकिन 7 रुपए क्यों ले रहे हो, क्योंकि 3 रुपए आप इस पे पहले ही ले चुके हो। तो इफेक्टिवली आपके जितने अमाउंट है वो बन सकते हैं, बन जाएगा। समझ आ रही बात। और जब एक ओनली पोर्शन कर रहे हो तो उसके इसके अंदर जितना पोर्शन रीइश्यू हो चुका है उस पर जितना प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर होगा, बाकी का पड़ा रहेगा। व्हेन द शेयर्स आर रीइश्यूड एट ए लॉस, सच लॉस इज टू बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। वो अपन ने कहा ही था एंट्री जब की थी कि भाई जैसे जब री इश्यू करते हैं तो अपन क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो कम पड़ता है वो किससे यूज करते हैं, शेयर फॉरफिटेड से यूज करते हैं। If the shares are reissued at a price which is more than the face value of the shares, the excess amount will be credited to security premium। अब न, वापस री इश्यू करते वक्त भी 10 का शेयर आप 12 पे इश्यू कर रहे हो तो उसके इसके अंदर ये 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे। ये सारी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। प्रो राटा अलॉटमेंट का सिंपल सा एग्जांपल है जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, वो सेम टू सेम एग्जांपल जो वो लिख रखा है। कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर के केस में क्या हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर जो है उसमें ट्रांसफर कर दोगे शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर कॉल, जो भी आपका पैसा नहीं आया वो कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर दोगे। कॉल्स इन एडवांस में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कुछ ध्यान रखिएगा, कॉल्स इन अरियर पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जा सकता है, 10%। कौन बताता है, टेबल एफ। वह का वो कॉल्स इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट दिया जा सकता है, तो मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, 12% जो इंटरेस्ट दिया जा सकता है। कौन बताता है, टेबल एफ बताता है। कब से दिया जाएगा, इसके अंदर कॉल्स इन एरियर में जिस दिन पैसा ड्यू हुआ उस दिन से लेके जब तक रिसीव हुआ उतने टाइम तक जो है ये क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इसमें किस दिन से इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिस दिन उन्होंने पैसा दे दिया उस दिन से लेके नेक्स्ट कॉल जब तक ड्यू हुई। समझिएगा, कॉल्स इन एडवांस में क्या कर रहा है, जैसे कि कॉल अभी तक ड्यू हुई नहीं और उसने पेमेंट कर दिया, तो मैंने जैसे आज पेमेंट किया तो आज से लेके जिस दिन ड्यू हुआ उस दिन तक का मुझे क्या मिलेगा, कॉल्स इन एडवांस पे ब्याज मिलेगा। कॉल्स इन अरियर पे क्या होगा, आज ड्यू हो गया, आज मुझे दे देना चाहिए था लेकिन अभी मैंने दिया नहीं और 3 महीने नहीं दिया तो 3 महीने का मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। डायरेक्टर चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, वेव ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि छोड़ सकते हैं ये ब्याज जो उनसे चार्ज नहीं करें। और यहाँ पर क्या है, कॉल्स इन एडवांस पे शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल फॉर एनी डिविडेंड ऑन कॉल्स इन एडवांस। अगर कॉल्स इन एडवांस दिया गया तो उनको ब्याज जरूर मिलेगा लेकिन उस पे कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड जो है वो नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप शेयर इश्यू करते हो अदर देन कैश, असेट के लिए इश्यू करते हो तो असेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। किसी लाइबिलिटी के लिए कर रहे हो तो लाइबिलिटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया तो अपन इतना ही करते हैं, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना। थ्योरी है, आपको वापस एक बार इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या, तो बता दीजिए। क्लियर है, ठीक है। मैं नोट्स जो हूँ थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ, इसको थोड़ा करेक्ट करके। क्लियर है, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट जो अपन आगे कल डिस्कस करेंगे, फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलेंगे अपन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बनते हैं। शेड्यूल 3 जो है वो क्या क्या कहता है।
क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर मुझे सुना उसके लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाकी अपन कल मिलते हैं।